हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा यहाँ पर चैप्टर चल रहा है। तो आज के सेशन में क्विक रिवीजन लेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि सब कुछ आप लगभग पढ़ चुके हैं। लास्ट आपका बाईसाइक्लो जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स आपने पढ़ रखे थे। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसका है, ये नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर कि आपको बहुत सारे कंपाउंड का नामकरण करना है, वो भी आईयूपीएसी पद्धति के द्वारा। ठीक है ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कहाँ से चले थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी होती क्या है, इंट्रोडक्शन से लेकर चले थे। You are already a highly skilled organic chemist. As you read these words, your eyes are using an organic compound, retinal, to convert visible light into nerve impulses. And when you picked up book, your muscles were doing chemical reaction on sugar to give you the energy you needed. ठीक है ना? क्या कहा गया? आप ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, एक कार्बनिक रसायनज्ञ हैं। क्यों? जब हम ये चीजों को पढ़ रहे हैं तो हमारी जो आई के अंदर रेटिना है वो आपकी विजिबल लाइट को कन्वर्ट कर रही है किसमें? नर्व इम्पल्स में, जिसके कारण हम इसको रीड कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो एक एक्शन यहाँ पर हो रहा है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि आप किसी बुक को जब हम उठाते हैं तो हमारी मसल जो है वो एक केमिकल रिएक्शन करती है शुगर में, जो कि हमें क्या देती है? एनर्जी देती है, जिससे हम बुक को उठा पा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये आपका बताया जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं इसमें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड्स विच वी कैन डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना? कार्बनिक यौगिक आपके क्या है? कार्बनिक यौगिक आपके ऐसे यौगिक हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो आपके सजीव हैं, प्लांट्स हो गए चाहे एनिमल्स हो गए। तो जैसे कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड, जो आपके एंट में प्रेजेंट होता है, और एंट स्टिंग में शुगर है, तो शुगर आपकी शुगर केन से आ रही है। तो फॉर्मिक एसिड भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और शुगर भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था वो था यूरिया। ठीक है ना? जो अमोनियम साइनेट से प्राप्त किया गया था। इसके अलावा आपने बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ी हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या है आपका? कार्बन में होती हैं आपकी 4 वैलेंसीज। ठीक है ना? 4 में से एक वैलेंसी में अगर कार्बन में आपका 4 वैलेंसी में से हाइड्रोजन जुड़ रहा है कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए, तो हाइड्रोकार्बन की हम लोग बात कर रहे थे। हाइड्रोकार्बन आपके क्या है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बेसिकली, तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है ना? इफ यू रिप्लेस वन और मोर देन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, देन कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हम हाइड्रोकार्बन में, मैंने क्या कहा? कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आपके। ठीक है ना? उनमें से किसी एक हाइड्रोजन को अगर कोई आपका ग्रुप रिप्लेस कर लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न उसको कहा जाता है। ठीक है? तो इस तरह से सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, किस कारण से कार्बन आपके कार्बनिक यौगिक बना रहा है, इतनी बड़ी संख्या में बना रहा है, तो उसके आपने मुख्य रूप से 2 गुणों की बात करते हैं। एक कैटिनेशन की, श्रृंखलन का गुण जो होता है, ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इट कैन फॉर्म लॉन्ग बॉन्डेड कोवेलेंट स्ट्रक्चर और चेन फॉर्म। ठीक है ना? इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के कारण जो कार्बन होता है वो एक श्रृंखला में अपने ही कार्बन के साथ और इस प्रकार से बहुत सारे यौगिक को बनाता है। ठीक है ना? देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज का आणविक सूत्र क्या है? आणविक सूत्र, अणु का जो सूत्र है, और सूत्र आपको क्या बताएगा? नंबर ऑफ एटम्स बताएगा प्रत्येक तत्व के, परमाणु के, जो उस मॉलिक्यूल के अंदर है। ठीक है? अगर हम बात कर रहे हैं जल की, तो जल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है। दैट मीन्स कि वहां पर हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 परमाणु है। ठीक है ना? तो ये H2O क्या हो गया? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ओके? देन इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपीरिकल फॉर्मूला होता है फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट। ओके? कोई भी जो फॉर्मूला है आपका, जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात कर रहे हो, उसमें अगर एटम्स को आप उनके सिंपलेस्ट रेशियो में, सबसे साधारण या सबसे सिंपल आप कहें रेशियो में तोड़ देते हैं, अनुपात में निकाल लेते हैं, तो उसी को इंपीरिकल फॉर्मूला कहा जाता है आपका। ठीक है ना? स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला विच शोज कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स एंड ग्रुप्स। ओके ना?
आपका जो भी एटम्स है मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग हो रही है, किस प्रकार की कनेक्टिविटी है, उसको जो शो करता है उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे H2SO4 है आपका, तो यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, S से आपके 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, 2 ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है, वहीं 2 आपके कैसे हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और जो दो हाइड्रोजन है वो इन ऑक्सीजन की वैलेंसीज को पूरा करते हैं। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ओके, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में, डैश फॉर्मूला आपने देखा था, इस प्रकार से हम डैश फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है ना, डैश फॉर्मूला में बेसिकली एक डैश का, सिंगल डैश का मतलब है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल डैश का मतलब है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल डैश जब आप यूज करेंगे दैट मीन्स कि वहां पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होगी। ओके, देन कंडेंस फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, जब डायरेक्ट आप क्या करते हैं, एटॉमिक जितने भी आपके एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स को डायरेक्ट आप लिख लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपका क्या होता है, लाइंस के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रत्येक एक बैंड और एक बेंड जो होता है और कॉर्नर जो होता है, टर्मिनल जिसे आप कहते हैं, वो आपका क्या बता रहा है, वहां पर कार्बन के बारे में बता रहा है कि वहां पर आपका कार्बन उपस्थित होगा। ठीक है, जैसे ये आपका यहाँ पर टर्मिनल एंड है तो ये कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर जो बेंड है यहाँ पर भी कार्बन होगा, इस बेंड पे भी आपका क्या होगा, कार्बन होगा, और उस कार्बन से क्या जुड़े हुए होंगे, हाइड्रोजन जुड़े होंगे, जो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड वहां पर करते हैं या संयोजकता को पूर्ण करते हैं। ठीक है ना, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन नोटेशन की हमने बात की थी। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन आपको बताता है कि वो पर्टिकुलर कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से जुड़ रहा है। अगर वो एक कार्बन से जुड़ रहा है तो वो 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। अगर वो 2 कार्बन एटम से जुड़ रहा है तो उसको कहा जाएगा आपका 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। अगर वो 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो उसको टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन कहा जाता है। और अगर कोई कार्बन चारों साइड से यानी चारों बंद कार्बन से बनाता है तो उसको आपका क्वार्टनरी या फिर 4 डिग्री कार्बन उसको कहा जाता है। ठीक है ना, सो डिग्री ऑफ अ गिवन कार्बन मीन्स, गिवन कार्बन पर्टिकुलर किसी कार्बन की बात हो रही है, मीन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच टू पर्टिकुलर कार्बन एटम हैज टू बी कंसीडर्ड। ठीक है ना, क्या कहा गया, कार्बन, किसी पर्टिकुलर कार्बन की आप डिग्री बताएंगे तो वो कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से जुड़ रहा है ये उसकी डिग्री बताता है। अगर वो एक ही कार्बन से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो 2 डिग्री कार्बन, 3 से जुड़ रहा है तो 3 डिग्री, और 4 से जुड़ रहा है तो 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप डिग्री बताते हैं कार्बन की, और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की भी आप डिग्री बताते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस कार्बन से जुड़ रहे हैं, उसके आधार पर डिग्री होगी। ठीक है ना, और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है आपका, जिस डिग्री के कार्बन से वो जुड़ रहा है, अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको प्राइमरी हाइड्रोजन कहा जाएगा, अगर वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी कहा जाएगा, टर्शरी से जुड़ा है तो टर्शरी कहा जाएगा, और 4 डिग्री कार्बन से तो कोई हाइड्रोजन जुड़ता ही नहीं है तो वो पॉसिबल ही नहीं है आपका। ठीक है ना, डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की डिग्री क्या होगी, एल्कोहल की डिग्री वो होगी जो कार्बन की डिग्री है। ठीक है ना, एल्कोहल्स आर हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स OH ग्रुप्स। डिग्री ऑफ एल्कोहल इज डिग्री ऑफ कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच। क्या कहा गया, डिग्री ऑफ एल्कोहल इज डिग्री ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है वो कार्बन की जो डिग्री होगी वही उस हाइड्रोक्सी, उस पूरे एल्कोहल की या हाइड्रोक्सी ग्रुप की आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे इस कंपाउंड में देखिए इथेनॉल है आपका CH3CH2OH। ठीक है ना, यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, CH3 है आपका, ठीक है, ये वाले C को खोल ले अगर तो इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH3CH2OH, इस प्रकार से कंपाउंड है आपका। अब इसमें क्या हो रहा है, हमें इस OH की डिग्री बतानी है। अब ये OH किससे जुड़ रहा है, ये OH जुड़ रहा है आपका इस कार्बन से, इस कार्बन की डिग्री क्या है, यानी कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन एक ही कार्बन से तो जुड़ रहा है इससे, बाकी तो 2 साइड से हाइड्रोजन से, एक साइड से ऑक्सीजन से, तो ये 1 डिग्री कार्बन है आपका। क्या है ये आपका है 1 डिग्री C या प्राइमरी कार्बन जिसको आप कहते हैं, प्राथमिक कार्बन। ठीक है ना,
इस 1 डिग्री सी से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको पूरे को क्या कहा जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाएगा। ठीक है ना, यही आपको यहाँ पर बताया गया था। डिग्री ऑफ अल्कोहल इज डिग्री ऑफ कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग डिग्री बताएंगे किसी भी कंपाउंड की। अब 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल वो होगा जहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, जैसे आपका सेकेंड एग्जांपल है, यहां पर हो क्या रहा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये जो कार्बन है ये 1 और 2 दो साइड से आपका कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो कार्बन है ये वाला, इसको हम अल्फा भी कहते हैं। ठीक है ना, अल्फा वो वाला कार्बन है जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर डायरेक्टली अटैच। ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा है तो अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन दो साइड से आपके किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है, ये 2 डिग्री कार्बन है। चूंकि ये आपका 2 डिग्री कार्बन है जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है, तो आपका अल्कोहल कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, या द्वितीयक अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल जिसे आप कह रहे हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपका 3 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा, जहां पर वो जो कार्बन एटम है जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो 3 जगह से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 3 जगह से ये कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसको कहा जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक या टर्शरी अल्कोहल इसको कहा जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने डिग्री बताई थी अलग अलग कंपाउंड की, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसी प्रकार से आपका डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड भी होता है, इसमें भी सेम वही देखते हैं आप, कार्बन एटम की जो डिग्री होगी वही उसकी क्या होगी, आपके पूरे कंपाउंड की डिग्री होगी। ठीक है, ध्यान रखना है। अमाइंस में होता क्या है, जो नाइट्रोजन की डिग्री होगी वही आपका क्या होगा, पूरे अमाइन की डिग्री होगी। ठीक है, नहीं अमीनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन में भी नाइट्रोजन आपका कितने कार्बन एटम से जुड़ रहा है डायरेक्टली, उसकी बात होगी। तो डिग्री ऑफ अमाइन इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन। क्या कहा गया है, डिग्री ऑफ अमाइन इज नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कि कितनी संख्या में कार्बन जुड़े हुए हैं किससे, नाइट्रोजन से डायरेक्टली। ओके, तो यहां पर जैसे ये आपका कंपाउंड है CH3NH2, इसमें एक ही कार्बन है, यही आपका नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री अमाइन है। इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ रहे हैं आपका, तो ये 2 डिग्री अमाइन है। इस कार्बन से आपका इस नाइट्रोजन से आपके 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, तो 3 डिग्री अमाइन है। इस वाले को देखेंगे तो क्या है, C ये आपका कंपाउंड है। तो हमें क्या करना है, हमें नाइट्रोजन के साथ देखना है कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है। ठीक है, दूसरा हमारा कंपाउंड है अब ये वाले नाइट्रोजन से आपके कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, एक कार्बन ये है, ये एक ही है, तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री हो गया। ठीक है ना, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन है उससे कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि नाइट्रोजन से 3 1 2 3 और 3 आपके कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ये अमाइन कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो आपके कंपाउंड्स हैं उनकी डिग्री बताते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फंक्शनल ग्रुप्स एंड क्लासिफिकेशन, यानी क्रियात्मक समूह और आपका उनका वर्गीकरण। ठीक है ना, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप किसे कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप बेसिकली आपका किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है आपका कोई, उस मॉलिक्यूल का एक छोटा सा पार्ट होगा जिसको आप एटम या ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हैं, जो उस पूरे मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है ना, यानी कि क्या समझे इससे, कोई मॉलिक्यूल है उसके कुछ ना कुछ रासायनिक गुणधर्म है ना, वो किस तरह से किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, किसी एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है, अपने सराउंडिंग से रिएक्ट कर रहा है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। उन केमिकल प्रॉपर्टीज में
कौन योगदान दे रहा है, तो उस मॉलिक्यूल का एक छोटा पार्ट होता है, ठीक है ना, वो पार्ट पूरे मॉलिक्यूल के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा, यानी उनका निर्धारण करेगा, और उसी पार्ट को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप, जो बेसिकली होगा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि कोई परमाणु होगा या फिर परमाणुओं का समूह होगा। सो पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कोई अणु, उस अणु का कोई भाग होगा जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जहां आपने एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, थाई अल्कोहल, ईथर, थाई ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एस्टालामाइड, एसिड हैलाइड, नाइट्रोसो एजो, ये सारे आपने फंक्शनल ग्रुप्स देखे। ड्यू टू डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ओके, क्योंकि उनके जो गुण हैं वो बदल रहे हैं, वो गुण बदलने के कारण जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस है, जहां पर आप बता रहे थे कि नाइट्रोजन से कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड है डायरेक्टली, उसके आधार पर आप डिग्री बता रहे थे अमाइंस की, तो उनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया जाता है, यानी NH2 अलग है, NH अलग है और N अलग है, ठीक है ना। लेकिन जब आप अल्कोहल की बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर कंसीडर्ड एज सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो अल्कोहल है उनको सेम फंक्शनल ग्रुप आपका कंसीडर किया जाता है यहाँ पर, ओके। चलिए, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप आपको बताया गया था। नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका होमोलोगस सीरीज, सजातीय या समजातीय श्रेणी जिसे कहा जाता है। ये क्या होता है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है। समजातीय श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जहां पर आपके जो यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, उन सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, यानी एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह सभी में होगा, ठीक है ना। अगर क्रियात्मक समूह सभी में एक ही है, सेम है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप के कारण उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, यानी कि वो सबसे किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है वो सारे कंपाउंड के लिए सेम हो जाएगा। और होमोलोगस सीरीज में बेसिकली आपको मिलते हैं उसके मेंबर्स, यानी कि सदस्य, और सक्सेसिव मेंबर्स के बाद, सक्सेसिव मतलब क्रम में एक के बाद जो दूसरा मेंबर आएगा, उन दोनों में एक CH2 यूनिट और 14 मास यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सक्सेसिव मेंबर में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, क्या समझते हैं आप, यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा पहले मेंबर और दूसरे मेंबर के बीच, ठीक है ना। बहुत सारी होमोलोगस सीरीज आपने देखी होंगी, जैसे हम एल्केन की बात करते हैं, सबसे बेसिक है एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, इसी प्रकार से बहुत सारी होमोलोगस सीरीज यानी सजातीय श्रेणियां बनती हैं, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। यही मैंने आपको सबसे पहले बताया कि होमोलोगस सीरीज क्या है, ऐसे कंपाउंड्स की सीरीज है जिनमें आपका फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह समान होता है। Thus, having same chemical properties, अगर फंक्शनल ग्रुप समान है इसका मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण जो होंगे वो समान होंगे। एंड कंसेक्यूटिव मेंबर हैव अ डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास 14 और डिफर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 यूनिट, ओके। और कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव मेंबर्स जो होंगे उनमें 14 यूनिट का मास डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा मॉलिक्यूलर मास में, और इसके अतिरिक्त एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का जो अंतर है वो उनकी श्रृंखला में देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम अगर बात करें एल्केन सीरीज की, ठीक है ना, तो एल्केन सीरीज का पहला, ये होमोलोगस सीरीज है एल्केन की, ठीक है। एल्केन में पहला मेंबर है मीथेन, मीथेन में है CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। उसके बाद दूसरा जो मेंबर है वो है आपका ईथेन, इथेन होता है C2H6। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और दोनों में, मीथेन और इथेन में एक CH2 यूनिट, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर देखने को मिल रहा है ना, CH4 और C2H6। C2H6 में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन अधिक, ठीक है। उसके बाद CH3 इथेन हो गया, इथेन के बाद आता है प्रोपेन, तो इन दोनों में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस, ठीक है। कंसेक्यूटिव मेंबर्स की बात की थी आपने, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, इनमें भी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस, ब्यूटेन के बाद पेंटेन आएगा, इसमें भी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस। तो कंसेक्यूटिव मेंबर्स की बात हो रही है, सक्सेसिव मेंबर, पहले के बाद जो दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद जो तीसरा आ रहा है, तो दूसरे और तीसरे के बीच में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस, तीसरे और चौथे के बीच में,
ठीक है ना। और उन्हीं के बीच में क्या आएगा, आपको 14 मास यूनिट का मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4 और 12 आपका कितना हो गया, 16 हो गया है, 16। देन आप इसका निकालेंगे तो इन दोनों में 14 मास यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक होमोलोगस सीरीज है एल्केन, ठीक है ना। इसी तरह एल्कोहल की भी अपनी होमोलोगस सीरीज होगी जिसका पहला मेंबर मिथेनॉल होगा, ठीक है ना। प्रश्न आता था आपके पास कि एल्कीन का जो होमोलोगस सीरीज बनेगी उसमें पहला मेंबर कौन होगा, एल्काइन का पहला मेंबर कौन होगा, ठीक है ना। तो एल्कीन में पहला मेंबर क्या होगा, एल्कीन में आप देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यानी इथीन आपका वहां पर पहला मेंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि एल्केन का पहला मेंबर कौन होता है, मीथेन होता है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर में। तो ये होमोलोगस सीरीज हो गई, ये अल्कोहल की हो गई, इसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड की हो गई। तो इस तरह से आप अलग अलग होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं, ठीक है ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का। आपको पता है कंपाउंड्स में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं। द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एटम इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। जो पहला बंध बनता है परमाणुओं के मध्य वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। जब आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो उसके कारण जो बंध बनता है उसको सिग्मा बंध आपका कहा जाता है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड्स आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड्स, ओके। जो एकल बंध होते हैं वो हमेशा क्या है, आपके सिग्मा बॉन्ड हैं। तो कहीं पर भी आपको कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं या फिर काउंट करने के लिए दे देते हैं किसी भी कंपाउंड में कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताइए, तो आपको जहां जहां सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं वो सारे आपके क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे और वहां पर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही होगी, ठीक है ना। पाई बॉन्ड्स की बात करते हैं। इफ टू एटम्स फॉर्म मोर देन वन बॉन्ड बिटवीन देम एक्सेप्ट द फर्स्ट बॉन्ड रेस्ट ऑल आर पाई बॉन्ड्स, ओके। क्या कहा जा रहा है, एक तो यहां पर क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। हमने क्या कहा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उसके कारण जो बंध बनते हैं वो पाई बंध बनते हैं आपके, ठीक है ना। और जहां पर भी आपको मल्टीपल बॉन्ड्स दिखाई देते हैं तो उन मल्टीपल बॉन्ड में पहले बॉन्ड को छोड़ करके बाकी जो भी बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड में आपके इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब क्या है, जब डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड का जो पहला बॉन्ड है यानी एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा और उसके अतिरिक्त जो दूसरा बंध है वो पाई बंध, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त ट्रिपल बॉन्ड में भी यही होगा, पहला बंध सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, ओके। If two atoms form more than one bond between them except the first bond rest all are pi bonds, they are formed by sideways overlapping, okay। तो यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के को आपने बताना भी था कि किस किस कंपाउंड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड। जैसे पहला कंपाउंड है जहां पर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है और दोनों कार्बन से आपके हाइड्रोजन भी है एक एक जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बताए जा रहे हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ है, पहले तो सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब दूसरा पॉइंट पाई बॉन्ड में क्या पढ़ा था आपने कि मल्टीपल बॉन्ड्स का पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो वो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है तो पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा, तो यानी टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यहां पर आपने बोला मल्टीपल बॉन्ड्स में पहले बंद को छोड़ करके बाकी जो भी है वो पाई बंद है, तो पहला बंद तो आपने सिग्मा ले लिया था, उसके बाद 2 बंद और बच रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, पाई। तो इसलिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर 2, ओके। चलिए तो ये टॉपिक भी आपका हो गया था, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन जो एक मेजर पार्ट कवर करता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसमें हमने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पहला उनके चेन के अकॉर्डिंग कि कार्बन की श्रृंखला कैसी है। पहली आएगी ओपन चेन जहां पर क्या आपको टर्मिनल एंड्स दिखाई दे रहे थे क्लियरली, ठीक है ना, उनको कहा जाता है ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड, ओके। दूसरा होता है आपको जो बंद चक्र में दिखते हैं जहां पर कार्बन आपका आपस में जुड़े हुए हैं एक सर्कल में, ठीक है, तो उसको कहा जाता है साइक्लिक या क्लोज्ड चेन, ठीक है ना। देन ए साइक्लिक को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक आते हैं सैचुरेटेड और दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त, जिसके अंतर्गत एल्केन को हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य आपको एकल सहसंयोजी आबंध दिखाई दे।
दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त, जिसके अंतर्गत हम लोग मल्टीपल बॉन्ड्स को पढ़ते हैं, यानी कि एल्कीन एल्काइन, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। देन साइक्लिक में हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक आपको दो तरह के दिखाई देते हैं, ठीक है ना। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक आता है। देन एरोमेटिक में हम लोग बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड को पढ़ते हैं। हेटेरोसाइक्लिक आपका एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो तरह से क्लासिफाई हो जाता है, ठीक है। देन सबसे अच्छा टॉपिक नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण का। और जब किसी का नाम लिया जाता है तो उसके नाम दो तरह से होते हैं, हम लोग जनरली दो या तीन तरह से आप लोग नाम को रखते हैं। एक जो उसका घर का नाम होता है, एक उसका जो रिकॉर्ड्स का नाम होता है, ऑफिशियल नेम जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों को भी आपका दो तरह से नामकरण किया गया। एक कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम सिस्टम जिसे आप कहते हैं, दूसरा आपका डिराइव नेम होता है, ठीक है ना, जो लगभग दोनों से समान ही होते हैं, और एक IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है ना। जब कॉमन नेम की आप लोग बात करते हैं या ट्रिवियल नेम की बात करते हैं तो वहां पर उसका नाम जो है वो कंपाउंड को कहाँ से लिया गया है, बेसिकली सोर्स से, उसके आधार पर रखा जाता है। यानी कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किस सोर्स से प्राप्त हो रहा है, उस सोर्स की या उसके ओरिजिन के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता था, ठीक है ना। दूसरा डिराइव नेम, जिससे वो प्राप्त किया जा रहा है उसके आधार पर। अब जब डिराइव सिस्टम आता है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एनी कंपाउंड इज गिवन नेम अकॉर्डिंग टू द पेरेंट नेम ऑफ द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का पेरेंट नेम जो होगा उसके आधार पर उस कंपाउंड की नेमिंग कर दी जाएगी। IUPAC ने बोला कि ये तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे ऐसे में, तो अगर हम किसी का नामकरण कर रहे हैं तो अगर हम सोर्सेज के आधार पर कर रहे हैं कि कहाँ से वो मिल रहा है, तो अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग नाम हो जाएंगे। तो इतने सारे कंपाउंड्स हैं, सभी का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, जिन नियमों के आधार पर कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, ठीक है। तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या किया, कुछ नियम दिए, और उन नियमों के आधार पर करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण, ठीक है ना। तो वो नियम क्या क्या थे आपको याद रखना है। SPWPS मैंने आपको बताया। S क्या है, सेकेंडरी, P प्राइमरी, W आपका बताता है वर्ड रूट। जो SP आपका पहले आ रहा है वर्ड रूट से वो प्रीफिक्सेस को बताएगा, और जो W के बाद आ रहा है यानी वर्ड रूट के बाद आ रहा है वो सफिक्सेस को बताता है, ठीक है ना। सो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब आपको ध्यान ये रखना है कि प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आते हैं, प्राइमरी सफिक्स में क्या आते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड रूट आपको सबसे पहले वर्ड रूट पे ध्यान देंगे। वर्ड रूट आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, ओके। पेरेंट चेन में यानी जनक श्रृंखला जो है PCC, पेरेंट कार्बन चेन जिसे हम कहते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो हमें वर्ड रूट बताता है, ठीक है ना। सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में आप बेसिकली लेते हैं कि उस कार्बन चेन में कितने आपको डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स आपको बताता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्सेस में आप अलग अलग तरह के प्रीफिक्सेस को लेते हो। जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस में आपके एल्काइल्स, आपके एल्काइल आते हैं, एल्कॉक्सी, हेलो आते हैं, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एजाइड, ये आपके किस में आते हैं, यहाँ प्राइमरी में। सेकेंडरी में, प्राइमरी में आपके साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। देन वर्ड रूट मैंने आपको बता दिया कि कार्बन की चेन की श्रृंखला में कितने कार्बन है वो आपको वर्ड रूट बताते हैं। एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है इस, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑप, 9 के लिए नॉन आता है, और 10 के लिए आपका क्या आता है, डेका आता है। 11 के लिए आप अनडेका यूज करते हैं, 12 के लिए डोडेक यूज करते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग वर्ड रूट उनके लिए तैयार करते हैं। प्राइमरी सफिक्स में आपका क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट। प्राइमरी सफिक्स को हमेशा ऐड किया जाता है वर्ड रूट के साथ। मिथ के साथ क्या ऐड किया जाएगा, जो ऐड किया जाएगा वो बताएगा कि नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हैं या आपका सिंगल बॉन्ड है या वहां पर डबल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग है, कौन सी बॉन्डिंग है। इंडिकेट वेदर द कार्बन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। जब भी सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड यानी कि सैचुरेशन, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेशन। तो वो प्राइमरी जो सफिक्स है आपका वो हमें बताता है कि वो जो PCC है ना वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। चलिए, सो 3 बेसिक सफिक्सेस आर देयर,
सेचुरेशन में एन आता है, अगर सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो एन आ जाएगा। यानी अगर आप इथेन की बात कर रहे हैं, इथेन तो यानी इथ प्लस एन, इथेन हो गया आपका। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है वहां पर, ठीक है ना। अनसेचुरेटेड विद वन डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड वहां पर है तो वो अनसेचुरेटेड है, और इन वहां पर आप लोग प्राइमरी सफिक्स में ऐड करते हैं। ओके, देन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई आइन आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, प्राइमरी सफिक्सेस को पढ़ रहे हैं। अब सेकेंडरी सफिक्सेस में आपका क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्सेस में आपके बहुत सारी चीजें आती है, जैसे फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, और उनके लिए सफिक्स में क्या यूज किया जाता है। अल्कोहल में ऑल आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड आ जाता है, कीटोन में ओन आ जाता है, ठीक है ना, एल्डिहाइड में अल आ जाता है। इसी तरह से आप बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमने नॉमेनक्लेचर तो हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर ही चुके हैं हम लोग, तो इसको आप लोग घर में रिवाइज कर लेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हैं, इनको आप लोग होमवर्क में इनके नाम वगैरह नोट करके लाएंगे, ठीक है, और इनको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। इनको नोट करिए जल्दी से। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया, जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स पर हम लोगों ने बात की। आने वाले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी आपके कोई डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।